हेलो गाइस, वेलकम है आप लोगों का वॉइस ऑफ ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टिंग के 22nd एपिसोड में। ठीक है, तो आज का ये जो वीडियो है ना, ये वैसे तो अभी चैनल पे मात्र 8 सब्सक्राइबर है। उन्हीं में से एक का रिक्वेस्ट था कि हाँ, एक वोडाफोन आइडिया पे एक वीडियो चाहिए, तो उसके रिगार्डिंग मैं इस वीडियो को बना रहा हूँ। ठीक है, तो आज का एनालिसिस वोडाफोन आइडिया का लॉन्ग टर्म चार्ट्स पे। ठीक है, तो आप लोगों के सामने पहले मैं लेवल्स ड्रॉ करता हूँ। ठीक है, ताकि आप लोग भी ये देख सको कि हाँ, लेवल्स मैं कैसे ड्रॉ करता हूँ। ठीक है, ये देखो, एक मंथली सपोर्ट ये रहा। ठीक है, ये हो गया मंथली सपोर्ट था जो कि टूट चुका है बहुत पहले। फिर एक मंथली रेजिस्टेंस, अब नया पे ये बना पड़ा है। ठीक है, चलो, ये है प्लस। यहाँ पे देखो एम पैटर्न बना था, तो उसके लिए मैंने एक लाइन पहले से रखी है। ठीक है, ये एम पैटर्न है। अब जब ये नीचे से आएगा तो ये रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करेगा। प्लस आप एक और चीज देखो, ये एक ट्रेंड लाइन पे चल रहा है। देखो, यहाँ पे से एक ट्रेंड लाइन आ रही है वोडाफोन आइडिया की। ठीक है, ये एक ट्रेंड लाइन आ रही है। ठीक है, अब किसी भी चार्ट को डिस्कस करने से पहले अपने इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया के ऊपर एक बार डिस्कशन करूंगा जो मैं फॉलो करता हूँ। ठीक है, आप जो भी वीडियो को देखते हो उन्हें पता है तो स्किप कर लो, आगे फास्ट फॉरवर्ड, नहीं पता तो एक बार देख लो। बहुत अच्छा सा मैंने बना के रखा है। देखो, इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया पहला है फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक। ठीक है, अब यहाँ पे थोड़ी कंट्रोवर्सी है मेरे साथ कि वोडाफोन आइडिया जो है ना, कहीं से भी मेरे इस क्राइटेरिया पे फिट नहीं आ रहा है। अगेन, वोडाफोन आइडिया कहीं से भी मेरे इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया पे फिक्स नहीं हो रहा है। ठीक है, तो डिस्कस करते हैं। पहला है फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक, वो ये नहीं है, कंपनी वोडाफोन आइडिया नहीं है। दूसरा, गुड करेक्शन फ्रॉम टॉप। ठीक है, तो भाई इसमें तो करेक्शन ही करेक्शन है। ठीक है, 240 वाला 2 रुपए हो गया तो अब क्या ही करेक्शन होगा। ठीक है, तो कुछ नहीं। मंथली सपोर्ट रेजिस्टेंस ये अभी हम लोगों के पास है, इसको हम लोग ऑब्जर्व करेंगे। एफ आई आई डी आई की बाइंग देखेंगे। ठीक है, फॉर लार्ज कैप एक्यूमुलेशन डिपेंड्स ऑन हिस्ट्री, ये लार्ज कैप नहीं है, ये बेसिकली मिड कैप का स्टॉक है, फिर भी इसको एनालाइज करेंगे। फॉर मिड कैप इट स्टार्ट्स विद 35 to 40, स्मॉल कैप में 50, ये सब कुछ इस पे एप्लीकेबल नहीं है। ठीक है, क्योंकि ये स्टॉक टोटल लॉस मेकिंग कंपनी है। अगेन, स्टॉक लॉस मेकिंग कंपनी है। ठीक है, प्लस मतलब इसमें कुछ समझ नहीं आता है कंपनी का फ्यूचर कैसे ग्रोथ होगा, कंपनी कब प्रॉफिटेबल होगी एंड ऑल, वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे। पर हाँ, मेरा ये कोई भी इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया यहाँ पे फिट नहीं हो रहा है। ठीक है, बाकी आप दूसरे स्टॉक्स में इसको लगा के, इसको अप्लाई करके आप अच्छे खासे पैसे लॉन्ग टर्म में बना सकते हो। इसका आप स्क्रीनशॉट लेकर रख सकते हो। ठीक है, चलो अब आते हैं स्क्रीनर पे। यहाँ पे अब वोडाफोन आइडिया को हम लोग एनालाइज करेंगे पहले। ठीक है, देखो जैसा मैंने बोला 65,000 करोड़ का मार्केट कैप है, मिड कैप कंपनी है। ठीक है, टेलीकॉम में है, जानते हो, जियो, वोडा और एयरटेल, ये 3 कंपनियां बच के रह गई हैं। ठीक है, 9 रुपए दाम चल रहा है। अब देखो, स्टॉक का पी कुछ नहीं है, देख लो। ठीक है, ऐसा क्यों है मुझे नहीं पता, क्योंकि इसके कॉम्पिटिटर्स हैं। इसके कॉम्पिटिटर्स हैं, कौन है, यहाँ देखो, इसके कॉम्पिटिटर्स हैं भारतीय एयरटेल। देखो, स्टॉक पी 68 है, अभी भारतीय एयरटेल का 65 चल रहा है, मतलब ये पी पे सस्ता चल रहा है। करेक्शन नहीं है, पर हाँ रिजल्ट अच्छे हैं तो सस्ता दिखता है। ठीक है, इस पे कभी बाद में बात करेंगे। तो मेरे को पता नहीं कि इसका पी क्यों नहीं दिख रहा है। चलो ठीक है, बुक वैल्यू निगेटिव में है। ठीक है, स्टॉक का एक होता है प्राइस, ये देखो ये होता है प्राइस। ठीक है, एक होता है बुक वैल्यू। तो स्टॉक अगर अपने बुक वैल्यू के नीचे मिल रहा है तो माना जाता है कि बहुत अच्छा स्टॉक है, जो कि बहुत कम ही, मतलब आपको प्रॉफिटेबल कंपनी शायद ही कोई मिलेगी। ये हम लोगों का जो इन्वेस्टमेंट के जो राजा माने जाते हैं वॉरेन बफे, उनका ये एक की पॉइंट्स उन्होंने अपने बुक्स में डाला है कि जो भी प्रॉफिटेबल, अगेन प्रॉफिटेबल कंपनी, जो भी प्रॉफिट मेकिंग कंपनी अपने बुक वैल्यू से नीचे है,
उसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हो। ठीक है, जैसे 2 साल पहले अरविंद, मैं आपको अरविंद का एक चार्ट दिखाता हूँ जब डिस्कस हो ही रहा है तो। अरविंद लिमिटेड अभी 400 पे चल रहा है। ठीक है, तो जब ये यहाँ पे मैंने इसे खरीदा था 80 रुपए पे, ठीक है, यहाँ पे जब ये 80 रुपए पे था ना तो ये अपने बुक वैल्यू से नीचे चल रहा था। ठीक है, अगेन जब ये 80 रुपए पे था तो ये अपने बुक वैल्यू से नीचे चल रहा था और ये करेक्शन में मेरे को मिला था। ठीक है, प्लस आप देखना यहाँ पे छोटा सा मंथली सपोर्ट जनरेट हुआ था। ठीक है, ये रहा, तो मैंने ले रखा था, यहाँ पे लूंगा। अगर मंथली क्लोज नीचे आ जाता है कहीं भी, हो सकता है मंथली क्लोज 60 चला जाता, 63 चला जाता, मैं क्लोज करके निकल जाता। कोई बहुत ज्यादा पैसे नहीं डाले थे मैंने, मैंने उसमें डाला था लगभग, मेरे को जहां तक याद है 20-22 हजार के आसपास का ही मेरा इन्वेस्टमेंट था। ठीक है, क्योंकि कंपनी का आप चार्ट देख रहे हो कितना ऊपर नीचे होता है, तो ऐसे में मतलब ऐसे कंपनी जो उतना ही पैसा डालो कि हाँ जीरो हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, मेरे को कोई मेरे फाइनेंशियल पे इफेक्ट नहीं पड़ता उसके अकॉर्डिंग। फिर यहाँ ब्रेकआउट आया और मैंने इसे कहीं 300 के आसपास एग्जिट कर लिया था। ठीक है, तो कोई नई बात नहीं इसमें। ठीक है, तो सेम वही, तो यहाँ पे आते हैं वोडाफोन आइडिया। ठीक है, वोडा पे आते हैं तो वही है, तो ये बुक वैल्यू इसका -13 है। ठीक है, पता नहीं क्यों। अब आरओसी रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड निगेटिव है, निगेटिव में भी 3 है, -3 है, समझ रहे हो। आरओई कुछ नहीं है, फेस वैल्यू 10 का है। पी रेशियो चेक करोगे, पी रेशियो मीडियन पी नन, मतलब मेरे किसी क्राइटेरिया पे ये सेट नहीं होता है भाई। ठीक है, अब प्रोमोटर होल्डिंग हैज इंक्रीज्ड बाय 1.5%। ठीक है, पुअर सेल्स ग्रोथ है 2.83, प्रोमोटर होल्डिंग घटा 3 साल में 33%, वो बेच के निकल रहे हैं। ठीक है, कोई नई बात नहीं है। अब देखो यहाँ पे ये सब तो जाना पहचाना चीज सब है। ठीक है, यहाँ देखो कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट 4,550 करोड़। ठीक है, पिछले कुछ दिनों में सबसे ज्यादा ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन, पिछले 2-3 क्वार्टर्स में सबसे ज्यादा है। ठीक है, अब यहाँ देखो प्रॉफिट, प्रॉफिट बिफोर टैक्स निगेटिव 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 निगेटिव। ठीक है, देखो एक क्वार्टर ये अच्छा हुआ था, मतलब माई लॉस कम था। अगेन कंपनी प्रॉफिट में नहीं है, लॉस कम हुआ। किस क्वार्टर में? जून क्वार्टर में। जून क्वार्टर में ये जून में रिजल्ट्स आया, तो आप जून से पहले का चार्ट देखो, ये देखो सितंबर जून, हाँ ये देखो ये 2023 है ना, जून 2024 है। ठीक है, ये देखो मई जून 2024, देखो ये रहा। जब इसका रिजल्ट्स आया, ठीक है, तो कंपनी में क्या आया, बाउंस आया 56% का, और कंपनी 12 से 18 चली गई। ठीक है, ग्रेट, मतलब क्या अच्छे रिजल्ट्स पे बाउंस आ रहा है। क्या हुआ था यहाँ पे, उससे पिछले क्वार्टर में कंपनी ने लॉस बुक किया था, लॉस कार्ड्स पे था 7,666 करोड़ का। ठीक है, इस बार कंपनी को लॉस हुआ 6,400 करोड़ का, मतलब क्या प्रॉफिट नहीं हुआ, ये लॉस कम किया कंपनी ने। रिसेंट क्वार्टर में देखो फिर ये 7,168 पे आ गया, मतलब क्या पिछले क्वार्टर से ज्यादा लॉस हो गया। अब इस क्वार्टर फिर रिजल्ट्स आने वाले हैं तो देखना पड़ेगा। टैक्स जीरो क्यों है, क्योंकि कंपनी लॉस मेकिंग है। ठीक है, नेट प्रॉफिट निगेटिव, ईपीएस निगेटिव, देख रहे हो ईपीएस निगेटिव है। ठीक है, अब यहाँ पे मतलब आगे देखते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न। देखो प्रोमोटर 48 38 37 37 38, ये क्या है ना, मैं आपको बताता हूँ। जिस क्वार्टर में, अगेन ध्यान से सुनना, कि हम लोग रिटेल ट्रेडर्स के लिए एक बहुत बड़ी सीख है और सीखने की भी चीज है, कि जिस क्वार्टर में आप इसको ऑब्जर्व करोगे रिजल्ट्स अच्छा आता है, उससे पहले इसमें मूव आ जाता है। ठीक है, रिजल्ट्स अच्छा आने से पहले इसमें मूव आ जाता है, और रिजल्ट्स आ गए उसके बाद ये फिर से फॉलो अप गिर जाता है, या फिर 2 महीने अप रहा फिर ये गिर गया, लोगों को लगा तेजी है और फिर इसको खरीदते हैं और फिर अगले क्वार्टर में लॉस ज्यादा होता है और ये गिर जाता है। ठीक है, तो क्यों कहा गया है कि आप लॉस फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक में जाइए, उसके पास अच्छा खासा कैश फ्लो होना चाहिए, मतलब कंपनी कैश रिच होनी चाहिए, ये सब आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। ठीक है, क्यों? अब देखो एफ आई आई का क्या है, 12 था 10 हुआ 9 हुआ, मतलब क्या
जनवरी क्वार्टर तक एफआईआई जनवरी में अभी एफआईआई ने दिसंबर के मुकाबले अपनी होल्डिंग्स को घटाया है। ठीक है, दिसंबर में 1017 था और जनवरी में 989 हो गया है। अब आप कहोगे कि ये जनवरी में घटाया है तो ये स्टॉक ऊपर क्यों है? अभी देखो स्टॉक में बाउंस था मंथली कैंडल, ये देखो मंथली में ये जनवरी में ये 7 से 10 है। ठीक है, तो ये भाई 3 महीने बाद अपडेट होता है। एज अ रिटेल ट्रेडर हम लोग हर तरफ से सिर्फ मार खाते हैं, हम लोग को ये कोई भी डेटा पहले नहीं मिलता है। आपको कहीं भी न्यूज में लेगी राकेश झुनझुनवाला ने इसमें ये खरीदा, वो अभी नहीं खरीदते हैं, वो 3 महीने पहले खरीद चुका होता है वो लोग। ठीक है, न्यूज बाद में आती है। ठीक है, जी में भी वही हुआ था, उस न्यूज आई वो बेच के निकल गया। क्यों? उन्होंने खरीदा था 3 महीने पहले, जी में तेजी आ गई और फिर वो साफ हो गया। इसीलिए हम लोग ये मानते हैं कि प्राइस एक्शन सुप्रीम है, हम लोग सिर्फ प्राइस एक्शन पे ही अपना रिलायबिलिटी रख सकते हैं। ठीक है, अब पिछले 3 क्वार्टर से हम देख रहे हैं कि हाँ एफआईआई निगेटिव जा रहे हैं। डीआईआई देखो 486, 28, 47 मतलब हल्का हल्का डीआईआई भी माल बेच रहे हैं। गवर्नमेंट का देखो 23, 23, 22 मतलब क्या हुआ, गवर्नमेंट भी पहले 32 थी, 33 थी, मतलब सरकार भी अपना हिस्सा इसमें हल्का हल्का बेच रही है। अब ये देखो डिपार्टमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड पब्लिक एसेट मैनेजमेंट है, ये मतलब सरकार बस इसको किसी तरह से जिंदा रखने के लिए इसमें इन्वेस्टमेंट थी। आप लोगों को पता होगा, न्यूज आया था कि सरकार इसको संभालने के लिए अपना इन्वेस्टमेंट डाल रही है। भैया बस वही है, अगर ये मैनेजमेंट इसको नहीं संभाल पाता है तो फिर सरकार भी अपना हिस्सा बाहर करके इस कंपनी को लॉस मेकिंग छोड़ देगी, इसका फिर कोई माँ बाप नहीं रह जाएगा। पब्लिक को देखो, भर भर के पब्लिक खरीदे जा रही है। जो पहले 9 थी 20 हुई, 20, 13, 13 देख रहे हो, ये 13, 11, 14, अब देखो ये 11 है दिसंबर 2023 में। आप एक बार दिसंबर 2023 को ऑब्जर्व करोगे, देखो ये उस समय में टॉप पे है। ठीक है, तो डेटा 3 महीने बाद आता है। ठीक है, तो आप अगर डेटा के हिसाब से देखोगे तो दिसंबर, नवंबर और ये सितंबर और अक्टूबर, मतलब क्या था, ये जो बाउंस आया, इस बाउंस में पब्लिक ने उस समय भी एग्जिट किया था 2023 में। ठीक है, या फिर कोई ओएफएस आया होगा तो कब उनके हाथ से शेयर्स निकाल दिए गए होंगे। और फिर अभी देखो 14 का 17, 21, 25, 24 मतलब क्या पब्लिक के हाथ में माल धीरे धीरे पकड़ाया जा रहा है। ठीक है, अब इसमें आते हैं, लेवल्स की बात करते हैं। ये है हम लोगों का मंथली चार्ट। आप देखोगे यहाँ पे एक रेजिस्टेंस 1924 मतलब 19 रुपये 50 पैसे का है, और सपोर्ट देखो ये ट्रेंड लाइन का सपोर्ट ले रहा है। ठीक है, अब अगर मैं आपको कहूं कि ये लॉन्ग टर्म मंथली चार्ट पे निगेटिव पैटर्न है। ठीक है, ये लॉन्ग टर्म चार्ट पे ये एक निगेटिव पैटर्न, मैं नहीं कह रहा कि ये टूट जाएगा। हाँ, ये कोई बाई या फिर सेल की रिकमेंडेशन नहीं है, ये टोटली आपका डिसीजन हो सकता है कि ये क्या होगा नहीं होगा। मेरे को फ्यूचर भी इसका नहीं पता, किसी भी कंपनी का मेरे को फ्यूचर नहीं पता, पर हाँ ये देखो ये पोल है और ये फ्लैग जैसा बन रहा है, हल्का हल्का कुछ ये फ्लैग जैसा लग रहा है। अगर ये ट्रेंड लाइन के नीचे एक डिसाइसिव क्लोज आ जाता है तो स्टॉक फिर से 2 रुपए के पास आ जाएगा। अब फिलहाल के लिए हम ये मानते हैं कि स्टॉक नीचे नहीं आएगा, तो स्टॉक ऊपर कहाँ तक जा सकता है? अगर कंपनी लगातार लॉस कम करेगी तो पहला रेजिस्टेंस 1174 है, मतलब क्या, अगर मार्केट अभी निगेटिव है तो हो सकता है ये फिर नीचे आए, पर हाँ ये 1170, 65 से 70 इसका पहला रेजिस्टेंस है, वो क्लियर होगा तो फिर 15 से लेकर 19 ये इतना बड़ा जोन है रेजिस्टेंस का। ठीक है, अगेन ये काफी बड़ा जोन है। ठीक है, कितना बड़ा है वो आप परसेंटेज वाइज देखो, ये लगभग 20% का रेजिस्टेंस जोन है। अगर मैं इसको कितना भी प्राइस एक्शन पे ये देखूंगा ना, तब भी ये किसी भी तरह से 1950 का रेजिस्टेंस है। अगर अगर मंथली क्लोजिंग मतलब एक महीने का कैंडल 19 रुपये 50 पैसे के ऊपर बंद करता है तो फिर ये 40 रुपये जा सकता है। अगेन जाएगा नहीं, जा सकता है। ठीक है, वो ब्रेकआउट आएगा और इसमें कोई निगेटिव न्यूज आ गई, ब्रेकआउट फेल हो जाएगा। ठीक है, क्यों? एफआईआई पहले ब्रेकआउट क्यों आता है? ब्रेकआउट आता है कि एफआईआई को लगता है कि हाँ स्टॉक ऊपर जाने वाला है, वो लोग खरीदते हैं। हम लोग के खरीदने से कोई स्टॉक नहीं चलता है, स्टॉक वही चलता है जिसको वो लोग खरीदते हैं। 10,000 करोड़, 20,000 करोड़, 1 लाख करोड़ से खरीदते हैं भाई मेरे, तो वहां पे मोमेंटम आता है। ठीक है, हमेशा याद रखो स्मार्ट मनी पैसे बनाता है और स्मार्ट मनी के कारण ही ये पैटर्न्स बनते हैं। ठीक है, तो क्या है, यहाँ पे एक ब्रेकआउट आएगा
तब ये मंथली कैंडल में, और उस समय मार्केट सही होना चाहिए, प्लस वोडाफोन आइडिया का रिजल्ट अच्छा होना चाहिए, तब ये 40 तक जा सकता है। ठीक है, नहीं तो ये यहाँ से गिर जाएगा, फिर 18-19 जाएगा और जाएगा। मेरे पास ये स्टॉक 15 रुपए पे है। ठीक है, मेरे को समय लग रहा था कि इसमें ब्रेकआउट आएगा, आ सकता है, तो मैंने इसे ले रखा था, और उसके बाद ये फिर देख ही रहे हो भाई 5 रुपए पे आ चुका है। लेकिन मेरी इन्वेस्टमेंट कितनी है? सिर्फ 2000। 15 रुपए पे सिर्फ 2000। क्यों? वो चला भी गया ना भाई तो मेरे को कोई टेंशन नहीं, ये स्टॉक वैसा ही है। ठीक है, अगेन ये स्टॉक वैसा ही है। इसमें आप 1 लाख, 1.5 लाख, 50,000 लगा के ये नहीं बैठ सकते कि हाँ ऊपर तो जाना ही है। वो काम टीसीएस, इन्फोसिस, विप्रो, ठीक है, रिलायंस, अडानी पोर्ट्स में आप कर सकते हो, इसमें नहीं करोगे, नहीं करना चाहिए। ठीक है, अगर आप ऐसा करते हो और आपका पैसा डूब रहा है या फिर आप लॉस में हो, तो प्योरली, श्योरली और प्योरली ये आपकी खुद की मिस्टेक्स हैं। कंपनी का फंडामेंटल्स कहीं से भी सही नहीं है। अगेन डरा नहीं रहा हूँ, पर हाँ जो सच्चाई है वो जानना जरूरी है। ये स्टॉक कहीं से भी इन्वेस्टमेंट के लायक नहीं है। ठीक है, आज कोई न्यूज आती है कि इसमें ये अच्छा होने वाला है, वो अच्छा होने वाला है, ये 1 महीना ऊपर रहता है, फिर ट्रैप करके नीचे आ जाता है। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ रिटेल ट्रेडर्स इसमें ट्रैप हो रहे हैं। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ। प्लस यहाँ पे देखो, ये एक लॉन्ग टर्म चार्ट्स पे ये बियरिश जैसा पैटर्न, बियरिश फ्लैग बन रहा है। बुलिश फ्लैग कैसा होता है? ये ऊपर जाके कंसोलिडेट करके निकलता है। ये बियरिश फ्लैग बन रहा है जिसका सपोर्ट है ये ट्रेंड लाइन। ठीक है, धीरे धीरे देखो ट्रेंड लाइन छोटी होती जा रही है। ठीक है, ठीक है, ये अगर ऊपर टूटती है तो 19 के ऊपर ही कुछ होना है इसमें। ठीक है, फिलहाल इसका 1146 का रेजिस्टेंस है। अब मैं अपनी बात करता हूँ, मैं अगर आपको बोलूं, अगर इसमें आपकी पहले से पोजीशन है, ठीक है, और अगर आपका कॉस्ट आ रहा है वापस, तो आप इसमें से निकल जाओ। ठीक है, ये मत देखो कि ये 19 जाएगा, किसी ट्रेडर ने या इन्वेस्टर ने या फिर मैंने या किसी एनालिस्ट ने बोल दिया कि ये 19 जाएगा, ये 20 जाएगा, क्या होगा? नहीं, अगर आपका दाम आ रहा है तो आप इसमें से एग्जिट करो। ठीक है, इसमें से एग्जिट करो, और बहुत अच्छे अच्छे शेयर्स हैं जो कि कम वैल्यूएशन पे, सस्ते वैल्यूएशन पे प्रॉफिटेबल कंपनीज हैं, कैश रिच कंपनीज है, उनमें जाओ। क्यों? हो सकता है आप जो, अगर आपने इसे 11-12 पे खरीदा है तो ये वापस चला जाए 43। अगेन अगर 19 के ऊपर ब्रेकआउट आता है तो ये 40 आ सकता है। हो सकता है आपके पैसे डबल ट्रिपल हो जाए, लेकिन उसके बदले में आपको क्या मिल रहा है? उसके बदले में आपको, जब तक ये स्टॉक आपके पोर्टफोलियो में है, आपको दुनिया भर की टेंशन मिलेगी। कंपनी ये कर रही है, कंपनी वो कर रही है, फिर रिजल्ट्स आ रहा है उसमें लॉस दिख रहा है, आज किसी एंकर ने बोल दिया अच्छा है लेकिन फिर भी गिर रहा है। मतलब दुनिया भर की टेंशन है इसके पास। ठीक है, मैं सिर्फ एक टेंशन लेता हूँ। अगेन मैं सिर्फ एक टेंशन लूंगा कंपनी के नाम पे, वो है फंडामेंटल्स। ठीक है, अगर कंपनी के फंडामेंटल्स सही हैं और वो नीचे करेक्टेड लेवल्स पे मिल रहा है तो मैं उसको खरीदूंगा। ठीक है, मेरे खरीदने के बाद मेरा टेंशन क्या है? बस उसका फंडामेंटल्स खराब नहीं होना चाहिए। इसका फंडामेंटल्स खराब है, लूं या ना लूं फिर भी ये खराब है, और सबसे ज्यादा ये पूछा जाने वाला स्टॉक है। क्यों? एफआईआई और सब कुछ सारे लोग इस रिटेल ट्रेडर्स को, इसको फंसा के इस स्टॉक को उनके पोर्टफोलियो में डाल चुके हैं। अप्रॉक्स हर के पोर्टफोलियो में ये वोडाफोन आइडिया पड़ा हुआ है। ठीक है, तो जब तक ये पब्लिक के हाथ में रहेगा तो ये नहीं चलेगा, और जब तक इसमें कुछ अच्छा होगा नहीं, कंपनी प्रॉफिटेबल नहीं होगी, रिटेल ट्रेडर्स ये एफआईआई इसको कर देंगे नहीं। अभी वो लोग हैं, ये भी बात सच है, पर अब मानो, मतलब क्या ही बोलूं, कंपनी में कोई ग्रोथ नहीं है। फिर से कंपनी, अभी का रिजल्ट्स कैसा आता है वो देखना पड़ेगा, पर फिलहाल के लिए मतलब फंडामेंटली कुछ भी नहीं है इस कंपनी में देखने वाला। ठीक है, अब टेक्निकली मैं अगर लेवल्स बता दूं तो देख लो, तेजी आएगी नहीं आएगी, कब आएगी किसी को नहीं पता, पर हाँ रेजिस्टेंस 1150 का है। अगर उसके ऊपर क्लोजिंग आता है तो फिर ये 18 आएगा, और 19 के ऊपर, अगर 19 के ऊपर मंथली कैंडल, अगेन जिसके पास भी है और वो रखना चाहता है, तो ये जान लो कि 19 के ऊपर अगर एक मंथली क्लोजिंग आ जाती है तो फिर हो सकता है, उस समय मार्केट अच्छा होना चाहिए, न्यूज अच्छा होना चाहिए, स्टॉक चलो प्रॉफिट ना करे, कम से कम लॉस तो कम कर रहा हो, तब ये 40 आ सकता है। बस इस स्टॉक में इतना ही है। ठीक है, बाकी इसके फ्यूचर ग्रोथ एंड ऑल वो तो तब पता चलेगा जब ये कंपनी प्रॉफिट में आ जाएगी। ठीक है, चलो यही था वोडाफोन आइडिया का एनालिसिस। ठीक है, मतलब वीडियो तो पसंद नहीं आई होगी, क्योंकि देखो जिनके, अगर मेरा खरीदा हुआ स्टॉक गिरता है ना भाई तो बुरा लगता है, ये बात सच है, मानता हूँ मैं। पर हाँ, हम ऐसा स्टॉक ही क्यों लेंगे? अगेन
बुरा लगता है कि स्टॉक गिर रहा है, पर हम ऐसा स्टॉक ही क्यों लेंगे, ठीक है, जो मेरे को लॉस थे। अभी आपको मैं दिखाता हूँ अपना एक, देखो मैंने डीमार्ट खरीद रखा है 4186 पे, ठीक है, देख रहे हो, ये अभी 14% के लॉस में है। मेरे लेने के बाद ये 3400 भी गया था अभी। मेरे को कोई टेंशन नहीं है, क्यों, फंडामेंटली स्ट्रांग है और कैश रिच कंपनी है। रिलायंस मैंने 1273 पे ले रखा है, मेरे लेने के बाद ये 1270 भी गया। मैंने एक बार नहीं सोचा कि अरे काश में 1270 पे ले लेता, क्यों, मेरे को पता है फंडामेंटली स्ट्रांग है, कैश रिच कंपनी है। ये 1270 से 1200 गया, वापस आया 1300, फिर 1300 से 1273 आ गया, ठीक है। ये भी मैंने मंथली सपोर्ट पे ही लिया है, ठीक है, ये भी मैंने मंथली सपोर्ट, रिलायंस भी मैंने मंथली सपोर्ट पे ले रखा है। अब देखो रिलायंस का चार्ट देखो, रिलायंस इंडस्ट्री को आप मंथली पे खोलोगे ना, तो ये देखो, मैं सब प्लॉट करके रखता हूँ, देखो यहाँ पे 1270 के आसपास सपोर्ट था, तो मैंने ले रखा था, ठीक है। रिलायंस के अपने एनालिसिस में मैंने बोला भी था कि अगर ये हैमर का लो के नीचे क्लोजिंग नहीं आती है तो बाउंस आएगा, वो हो रहा है, कोई नई चीज नहीं है। ये मैंने अपने, मतलब ये शायद फर्स्ट या सेकंड वीडियो में मैंने रिलायंस का एनालिसिस किया हुआ है, उसमें आप देख सकते हो, मैंने बता रखा है, जाके चेक करो। तो ऐसा नहीं है कि मैं कुछ करता हूँ और आपको कुछ बताता हूँ, जो मैं करता हूँ वो मैं आपको बताता हूँ, और इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि वोडाफोन आइडिया से मतलब थोड़ा दूर रहो और अच्छे कैश रिच कंपनी में जाओ, ठीक है। बाकी नीचे है तो भाई बुरा तो लगता है, इसमें कोई ये नहीं है, ठीक है, कोई नहीं, चलो, वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक यू।